झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया स्थगित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 की आवेदन स्थगित कर दी है। आवेदन करने की तिथि 7 नवंबर से 8 दिसंबर तक तय की गई थी। आयोग ने घोषणा की है कि अपरिहार्य कारणों से आवेदन प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। आवेदन करने की नई तिथि शीघ्र जारी की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे आधिकारिक वेबसाइट और आयोग की अधिसूचनाओं पर नियमित नजर बनाए रखें ताकि नई तिथि जारी होने पर तुरंत जानकारी मिल सके। मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त की डेट जारी। इस दिन महिलाओं को मिलेंगे 2500। देश भर की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली 16वीं किस्त की आधिकारिक तारीख का ऐलान कर दिया है। जो भी महिलाएं इस योजना के तहत पहले से लाभ ले रही हैं, उनके बैंक खाते में एक बार फिर 2500 की राशि ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, इस बार भुगतान केवल इन्हीं योग्य महिलाओं को दिया जाएगा जिनके दस्तावेज और बैंक विवरण पूरी तरह सही हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आपके खाते में पैसा अटक सकता है। ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इसके तहत हर योग्य महिला को प्रति माह 2500 की वित्तीय सहायता सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है। सरकारी सूचना के अनुसार 16वीं किस्त का भुगतान अगले महीने की 10 तारीख से शुरू होगा। इस दिन से सभी पात्र महिलाओं के खातों में 2500 भेजे जाएंगे। किस्त के ट्रांसफर की संभावित तिथि 10 तारीख से 15 तारीख के बीच। महिलाएं अपने बैंक मैसेज, पासबुक या डीबीटी स्टेटस के माध्यम से राशि की पुष्टि कर सकती हैं। मैया सम्मान योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है। 16वीं किस्त की तारीख तय हो चुकी है, इसलिए महिलाएं अभी से अपने बैंक और केवाईसी दस्तावेज सही करवा लें ताकि भुगतान में कोई देरी ना हो। इस योजना से महिलाओं को घर के छोटे छोटे खर्च चलाने में बड़ी मदद मिलती है। घाटशिला में हेमंत की हुंकार, कहा धन बल और छल वालों को भगाओ और झामुमो को जिताओ। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में वोट अपील करने राज्य के मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन शुक्रवार को नरसिंहगढ़ हाट मैदान पहुंचे। इस जनसभा में मौजूद महिला पुरुषों को संबोधित करते हुए सीएम ने चंपई सोरेन का नाम लिए बिना कहा कि झामुमो का बैल है और अब भाजपा का खेत जोत रहा है। भाजपा प्रत्याशी के बारे में सीएम ने कहा कि उनकी चाल ढाल से आप सभी परिचित हैं। पार्टी प्रत्याशी सोमेश सोरेन को मृदुभाषी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमेश को आप सब भारी मतों से जिताइए। ये अपने पिता स्व रामदास सोरेन के अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। सीएम ने कहा कि सोमेश के पीछे हम सभी हैं ही, घाटशिला के विकास के लिए बाकी काम हम करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के उद्योगों में 75% स्थानीय युवक युवतियों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। ये अबुआ सरकार है, महिलाओं के उत्थान के लिए 2500 रुपए देती है। सरकार बिजली बिल भी माफ कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि अब उपचुनाव आखिरी पड़ाव पर है। धन बल और छल बल वाले लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, उन्हें भगाना होगा। सीएम ने कहा कि अलग झारखंड राज्य आंदोलन में शहीद होने वालों के बच्चे अब बड़े और मजबूत कंधा वाले बन चुके हैं। ये झारखंड की रक्षा कर रहे हैं। झारखंडियों की आदत है हाँ तो हाँ और ना तो ना कहने की। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र ने टैक्स बढ़ाकर महंगाई बढ़ा दी है। आम आदमी के दैनिक उपयोग के हर सामान पर टैक्स लगाकर महंगा कर दिया है। केंद्र के इस फैसले से आम आदमी परेशान है। अंत में सीएम हेमंत ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वो 11 नवंबर को मतदान केंद्र आएं और वोट देकर झामुमो उम्मीदवार सोमेश सोरेन को विजयी बनाएं। पलामू और गढ़वा में रोजगार और अनाज के नाम पर करोड़ों की ठगी, एफआईआर का आदेश। सैकड़ों ग्रामीणों से करोड़ों की ठगी का मामला निकलकर सामने आया है। पलामू और गढ़वा में ये ठगी हुई है। ग्रामीणों से रोजगार और अनाज के नाम पर एक कथित नेटवर्क कंपनी ने ठगी की है। पीड़ितों की शिकायत के बाद पूरे मामले में पलामू के चैनपुर थाने को एफआईआर करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले पलामू के इलाके में रोजगार देने एवं इससे जुड़े लोगों को अनाज और राशन देने के नाम पर नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी। कंपनी से जुड़ने वाले सदस्यों को 350 रुपये देना था। 350 रुपये के एवज में सदस्य को 2 से 10 किलो चावल दिया जाएगा। कंपनी ने गांव-गांव में पीडीएस डीलर की तरह एक अपना नेटवर्क सिस्टम डेवलप किया और डीलर बनाया है। डीलर को 5000 रुपये महीना, जबकि डीलरों के एजीएम को 16000 रुपये वेतन देने का वादा किया गया था। नेटवर्क कंपनी के द्वारा एक एक गांव से लाखों रुपए की वसूली की गई है। कंपनी द्वारा ठगी के मामले में पीड़ितों ने पलामू डीसी समीरा हेस को आवेदन दिया था। पलामू डीसी ने पूरे मामले में पलामू एसपी रिश्मा रमेशन को पत्र भेजा। पलामू एसपी ने पूरे मामले में चैनपुर थाना प्रभारी को जांच कर एफआईआर करने का निर्देश दिया है। एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि आवेदन के आधार पर जांच शुरू की गई है और थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है। दरअसल जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पर ठगी का आरोप लगा है वह पलामू, गढ़वा, लातेहार और बिहार के गया और औरंगाबाद के इलाके में सक्रिय है।
इस समूह से हजारों लोग जुड़े हुए हैं। जिस पीड़ित ने प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की है, उसने बताया है कि उसने लोगों से करीब 6,30,000 रुपए वसूलकर कंपनी को दिया है। अवैध बालू खनन का विरोध करने पर युवक की हत्या, चाईबासा में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की ली जान, आक्रोशितों ने किया सड़क जाम। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जैतगढ़ ओपी थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन का विरोध करने पर एक युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। ये घटना शुक्रवार को मुंडाई गांव में हुई। मृतक की पहचान दीपक प्रधान के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार दीपक प्रधान क्षेत्र में अवैध बालू खनन और उसके परिवहन का लगातार विरोध कर रहे थे। शुक्रवार को भी उन्होंने बालू लदे एक ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान ट्रैक्टर चालक ने उन्हें कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। दीपक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। युवक की हत्या की खबर फैलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिस कारण कई घंटों तक सड़क जाम रहा और यातायात बाधित रहा, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में अवैध बालू खनन का धंधा लंबे समय से चल रहा है। उनका कहना है कि प्रशासन इस पर प्रभावी कार्यवाही करने में विफल रहा है। ग्रामीणों के अनुसार बालू माफिया और पुलिस की मिलीभगत से खुलेआम अपना कारोबार चला रहे हैं और इसका विरोध करने वाले आम लोगों पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया। जगन्नाथपुर थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने बताया कि बालू ले जा रहे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। धनबाद स्टेशन रोड पर चला निगम का बुलडोजर, 24 घंटे की दी गई मोहलत। धनबाद नगर निगम और यातायात पुलिस ने मिलकर शुक्रवार को स्टेशन रोड पर अतिक्रमण हटाओ महाअभियान चलाया। ये कार्रवाई रणधीर वर्मा चौक से शुरू होकर श्रमिक चौक तक की गई। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क पर हुए अवैध कब्जों को हटाकर यातायात को सुचारू बनाना था। अभियान के तहत स्टेशन रोड पर सड़क पर पूरी तरह से कब्जा जमाए हुए अस्थायी दुकानों और स्थायी दुकानों के सामने अवैध रूप से बनाए गए शेडों को हटाया गया। इस संबंध में नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि स्टेशन रोड पर फुटपाथ और सड़क का एक बड़ा हिस्सा अवैध कब्जे के कारण संकरा हो गया था। इसकी वजह से अक्सर यहां ट्रैफिक जाम लगता था, जिसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसलिए अतिक्रमण अभियान चलाया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान निरंतर जारी रहेगा। अनिल कुमार ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि वे अपनी दुकानों के आगे केवल 1.5 फीट तक ही शेड या जगह का प्रयोग करें। साथ ही अवैध कब्जा हटाने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी है। यदि 24 घंटे के भीतर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो नगर निगम के बुलडोजर फिर से चलाई जाएगी और सख्ती से जमीन को मुक्त कराया जाएगा। वहीं यातायात प्रभारी लव कुमार ने बताया कि बरमसिया में 45 दिनों तक चलने वाले मरम्मत कार्य के कारण बैंक मोड़ ओवरब्रिज पर ट्रैफिक का लोड बढ़ गया है। इस वजह से श्रमिक चौक से स्टेशन रोड पर वाहनों की आवाजाही अत्यधिक हो गई है। उन्होंने सभी दुकानदारों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे सड़क को पूरी तरह से मुक्त रखें ताकि आवागमन में कोई बाधा ना हो और शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। झारखंड के विद्यालयों को मिली शेष 12% अनुदान राशि। झारखंड स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों को उनके उपयोगिता प्रमाण पत्रों के आधार पर शेष 12% अनुदान राशि जारी कर दी है। माध्यमिक विद्यालयों के लिए पहले प्राप्त 88% अनुदान की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के बाद अब शेष राशि दी गई है। 204 विद्यालयों में से 12 विद्यालयों को ये अनुदान नहीं मिल पाया, जबकि बाकी विद्यालयों को मिला। माध्यमिक विद्यालयों को कुल 2,07,93,600 रुपए की राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार इंटर महाविद्यालयों को भी शेष 12% अनुदान राशि जारी की गई। कुल 134 महाविद्यालयों में से 16 को राशि नहीं मिली, जबकि बाकी को प्रदान की गई। इस श्रेणी में कुल 4,62,89,600 जारी किए गए हैं। साथ ही 5 महाविद्यालयों के विरुद्ध परिवाद दर्ज किया गया है। संस्कृत विद्यालयों को भी ये शेष राशि दी गई। कुल 30 विद्यालयों में से 4 विद्यालयों को राशि नहीं दी गई। संस्कृत विद्यालयों को कुल 16,56,000 का अनुदान वितरित किया गया। इसके अलावा मदरसों को भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत 12% शेष अनुदान राशि दी गई है। कुल 26 मदरसों को 13,82,400 की राशि प्रदान की गई। सारंडा में मुठभेड़, हथियार, लैपटॉप और रेडियो सेट से अहम खुलासे की उम्मीद। पश्चिमी सिंहभूम जिला के जराईकेला थाना अंतर्गत कुलापुबुरु सारंडा वन क्षेत्र में पुलिस बल और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। झारखंड पुलिस और 209 कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान ये एनकाउंटर हुआ है। इस मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान के दौरान मौके से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, आईईडी, विस्फोटक सामग्री, नक्सली साहित्य एवं अन्य सामग्रियां बरामद की गईं। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक
अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि बरामद किए गए लैपटॉप और रेडियो सेट से नक्सलियों के हालिया नेटवर्क गतिविधियों और आगामी योजनाओं के बारे में कई अहम और गुप्त जानकारी मिलने की प्रबल संभावना है। विस्फोटक सामग्री की भारी बरामदगी इस बात का संकेत है कि नक्सली बड़े हमले की फिराक में थे। पुलिस ने दावा किया है कि इस कार्रवाई से नक्सली नेटवर्क को बड़ी क्षति पहुंची है। इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सीबीआई ने सीसीएल के एचआर मैनेजर को 50,000 घूस लेते किया गिरफ्तार। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी रांची ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कोल इंडिया लिमिटेड सीसीएल के एक अधिकारी को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 6 नवंबर को की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीपक गिरी के रूप में हुई है। वनाची जिले के डकरा सीसीएल परियोजना में एचआर के पद पर पदस्थापित है। गौरतलब है कि चतरा जिले के रहने वाले रोशन कुमार से सीबीआई को शिकायत मिली थी कि सीसीएल के डकरा प्रोजेक्ट के एचआर मैनेजर दीपक गिरी उनसे अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के एवज में 1.5 लाख रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत के सत्यापन के बाद सीबीआई ने जाल बिछाने का फैसला किया। तय योजना के अनुसार आरोपी दीपक गिरी को शिकायतकर्ता से रिश्वत की पहली किश्त के रूप में 50,000 लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। वर्तमान में जांच जारी है, जिसमें आरोपी के कार्यालय और आवास पर तलाशी की भी शामिल है। एसीबी इंस्पेक्टर अरुण कुमार को पुलिस मुख्यालय में एनजीओ का प्रभार। भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो एसीबी रांची में पदस्थापित इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से पुलिस मुख्यालय प्रतिनियुक्त किया गया है। अरुण कुमार सिंह को अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय में एनजीओ प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं देनी होंगी। इस संबंध में डीजीपी के द्वारा शुक्रवार आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तदनुसार आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। सीएनटी के 117 साल आदिवासी मूलवासियों का 11 नवंबर को होगा महाजुटान। झारखंड में 11 नवंबर को डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध कल्याण संस्थान में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी एक्ट के 117 साल पूरे होने के अवसर पर हो रहा है, जिसमें राज्य भर के आदिवासी मूलवासी बुद्धिजीवी शामिल होंगे। इसमें सीएनटी एक्ट के वर्तमान स्वरूप और महत्व पर 4 चर्चा परिचर्चा होगी। इसका उद्देश्य राज्य के आदिवासी मूलवासी नौजवानों को उनके पारंपरिक हक, अधिकार और परंपरा के बारे में जागरूक करना है। गढ़वा में निरीक्षण के दौरान पकड़ी गई अनाज की बोरी, एसडीएम ने कही जांच की बात। गढ़वा जिले में जिला प्रशासन ने चोरी छुपे अनाज ले जाने के मामले को उजागर किया है। दरअसल राज्य खाद्यान्न गोदाम के निरीक्षण के दौरान एक बाइक पर अनाज की बोरी ले जाते हुए एक शख्स को पकड़ा। जब उस शख्स से पूछा गया कि वह इस बोरी को कहां लेकर जा रहा है, तो बाइक सवार ने बताया कि वह इस अनाज की बोरी को थाने ले जा रहा है। शख्स का जवाब सुनकर एसडीएम संजय पांडे भड़क गए। दरअसल एसडीएम गढ़वा संजय कुमार पांडे मेराल में दाल भात केंद्र का निरीक्षण कर रहे थे, तभी अवैध रूप से डीलर से एक बोरा अनाज की बोरी ले जाते हुए एक शख्स को पकड़ लिया। अनाज की बोरी ले जा रहे शख्स ने एसडीएम को बताया कि डीलर चुल्हन सिंह द्वारा गोदाम से एक बोरी गेहूं की बोरी दी गई है। इसके बाद एसडीएम ने गोदाम पहुंचकर डीलर चुल्हन सिंह से पूछताछ की और उसे फटकार लगाई। एसडीएम संजय पांडे ने डीलर को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अनाज की बोरियों को अवैध तरीके से इधर उधर न करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में डीलर चुल्हन सिंह ने बताया कि थाना का स्टाफ मुंशी रविंदर कुमार द्वारा गेहूं की 2 बोरियों की मांग की गई थी, तो हमने 1 बोरी गेहूं थाने भिजवा दिया। जब इस संबंध में मीडिया ने एसडीएम संजय कुमार पांडे से सवाल पूछा, तो उन्होंने बताया कि गरीबों का राशन थाने में क्यों दिया जा रहा था, इसकी जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने राज्य स्थापना दिवस की तैयारी का लिया जायजा। राज्य स्थापना दिवस 15 से 16 नवंबर के आयोजन की तैयारी को लेकर रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आज मोरहाबादी मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर चल रहे सभी कार्यों की प्रगति देखी और अधिकारियों को समय पर तथा गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने मंच निर्माण, लाइट की व्यवस्था, पेयजल, सफाई, पार्किंग, सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण और बैठने की व्यवस्था जैसी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस झारखंड की गौरवमयी परंपरा और एकता का प्रतीक है, इसलिए कार्यक्रम भव्य, व्यवस्थित और सुरक्षित होना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों और एजेंसियों से कहा कि सभी कार्य तय समय में पूरे किए जाएं, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। निरीक्षण के दौरान उप विकास दावायुक्त सौरभ कुमार भुवनिया, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक, सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार, पीडीआईटीडीए संजय भगत, पुलिस अधीक्षक नगर पारस राणा, जिला नजारत उप समाहर्ता सुदेश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडे, जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भी मौके पर पहुंचकर तैयारियों की जानकारी दी। उपायुक्त ने सभी को राज्य सरकार की भावना के अनुरूप सर्वोत्तम व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
राज्य के प्रत्येक जिले में 12 से 28 नवंबर तक लगाया जाएगा रक्तदान शिविर। स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव नेहा अरोड़ा ने कहा कि इस वर्ष झारखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राज्य सरकार ने इस स्थापना दिवस को भव्य, आकर्षक और यादगार बनाने का निर्णय लिया है। इसी के मद्देनजर रक्तदान जैसे पवित्र कार्य भी आयोजित होंगे। इस दौरान पूरे राज्य में 12 नवंबर से 28 नवंबर तक रक्तदान शिविर कैंपेन चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी जिलों में विभिन्न स्थानों पर एक विशेष कैंप लगाकर लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें सिविल सर्जन, ब्लड बैंक, सिविल सोसाइटी, वॉलंटियर्स और जिला स्तर पर डीपीआरओ की भूमिका लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। वे शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही थीं। लोग स्वेच्छा से रक्तदान शिविर में आएं और रक्तदान करें, इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाएं। इसमें प्रचार प्रसार जरूरी है। रक्तदान करने के लाभ बताएं। डीपीआरओ अपने स्तर पर इसका प्रचार कराएं। लोगों में रक्तदान को लेकर कई भ्रांतियां भी हैं। प्रचार प्रसार के माध्यम से इसे दूर करें। सिविल सोसाइटी से जुड़ें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लायंस क्लब की तरह अन्य कई सोसाइटी से संपर्क कर ज्यादा से ज्यादा रक्तदान में उनसे मदद लें। सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि ब्लड डोनेशन कैंप का एक कैलेंडर तैयार करें। उपायुक्त से मिलकर रक्तदान शिविर कैंपेन प्रोग्राम की जानकारी साझा करें। 12 नवंबर से शुरू हो रहे रक्तदान शिविर कैंप में सांसद, विधायक, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक का सहयोग लें और इन्हें रक्तदान करने हेतु आमंत्रित करें। इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और अधिक से अधिक लोग रक्तदान करने आगे आएंगे। पलामू में ड्यूटी से लौट रहे पुलिस जवान की मौत, शोक की लहर। मेदिनीनगर पुलिस लाइन में पदस्थापित पलामू जिला पुलिस बल के जवान ओरिया हेम्ब्रम 48 वर्ष की शुक्रवार की शाम मौत हो गई। घटना शाम करीब 4 बजे पुलिस लाइन परिसर के पास घटी। ड्यूटी समाप्त कर बैरक लौट रहे ओरिया हेम्ब्रम को अचानक लोगों ने जमीन पर गिरा हुआ देखा। सिर व आंख में चोट के निशान से अंदेशा जताया गया कि किसी वाहन ने उसे धक्का मारा है। जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने पुलिसमैन्स एसोसिएशन को सूचना दी। एसोसिएशन के पदाधिकारी व साथी जवान मौके पर पहुंचे और जवान ओरिया हेम्ब्रम को तत्काल एमएमसीएच मेदिनीनगर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ओरिया हेम्ब्रम वर्ष 2009 से मेदिनीनगर पुलिस लाइन में पदस्थापित थे। उनके निधन की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। साथी जवानों ने उन्हें अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और शांत स्वभाव का पुलिसकर्मी बताया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फरार वाहन की तलाश की जा रही है। लातेहार डीसी ने जन शिकायत निवारण में सुनी लोगों की समस्याएं। लातेहार डीसी उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण का आयोजन किया गया। जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने डीसी के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। डीसी ने वहां उपस्थित सभी लोगों से एक एक करके अपनी समस्याएं सुनी व जल्द जांच कराकर समाधान करने का आश्वासन दिया। जन शिकायत निवारण में मुख्य रूप से रोजगार, सहायता राशि, भूमि विवाद से जुड़े आवेदन आए। डीसी ने सभी आवेदनों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए भौतिक सत्यापन कर समस्याओं का समाधान जल्द करने का निर्देश दिया। ज्ञात हो कि डीसी के निर्देश पर आम जनों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला, अनुमंडल व प्रखंड स्तर पर सभी पदाधिकारियों के कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को जन शिकायत निवारण का आयोजन किया जाता है, ताकि लोगों को त्वरित राहत पहुंचाई जा सके। गिरिडीह पुलिस ने नीमिया घाट चोरी कांड का खुलासा किया, 7 गिरफ्तार। नीमिया घाट थाना क्षेत्र के वैठन नगर गांव निवासी विजय कुमार वर्णवाल के घर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। चोरी की घटना 28 अक्टूबर को हुई थी। एसपी के निर्देश पर डुमरी एसटीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल ने कांड में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में शफीक अंसारी, गुलजार अंसारी, सदीक व मुखिया, हातिम अंसारी, सद्दाम अंसारी, गुफरान जो कि कतरास धनबाद के रहने वाले हैं और बोकारो जिले के चंदन कियारी का निवासी सोबराती अंसारी शामिल हैं। पूछताछ में सभी ने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और अन्य सहयोगियों के नाम बताए। उनकी निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद किया गया। बरामद सामान में चांदी की पायल, 7,500 रुपए नकद, ताला काटने का कटर, सब्बल, 2 चाकू आदि शामिल हैं। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार गुलजार, सोबराती, हातिम, सदीक और मुखिया व सद्दाम का आपराधिक इतिहास रहा है। स्वास्थ्य विभाग में बहाली के लिए साक्षात्कार 16 के बाद इन 298 पदों पर होनी है नियुक्ति। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार अब 16 नवंबर को होगा। पहले यह साक्षात्कार 7 नवंबर तक विभिन्न तिथियों को पदवार आयोजित होना था, लेकिन अपरिहार्य कारण बताते हुए साक्षात्कार स्थगित कर दिया गया, जबकि प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया निर्धारित तिथियों को ही पूरा होगी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार की तिथि की घोषणा 16 नवंबर के बाद की जाएगी। बताते चलें कि वरीय अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक तथा आईटी एग्जीक्यूटिव के कुल 298 पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आयोजित होना है। प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की सूची पहले ही जारी कर दी गई है। सीएम हेमंत ने कहा, झारखंड में लगने वाली कंपनियों को 75% नौकरी स्थानीयों को देनी होगी। झारखंड में स्थापित होने वाली कंपनियों को 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देनी होगी। ऐसा नहीं करने वाली कंपनी के लिए राज्य में कोई स्थान नहीं होगा। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को धाल भूमगढ़ के नरसिंहगढ़ हाट मैदान में यूपीए प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 11 नवंबर को घाटशिला उपचुनाव होने वाला है। 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला धनबल, जनबल और अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा से ही है। वे आप लोगों को विभिन्न प्रकार का लोभ लालच देंगे, पर उसमें फंसना नहीं है। 2 नंबर बटन को दबाकर दिशोम गुरु शिबू सोरेन और दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। भाजपा ने झारखंड को लूटकर खोखला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा गरीब, मजदूर एवं किसान विरोधी पार्टी है। झारखंड बने 25 साल हो गए और 18 साल तक इसी पार्टी ने झारखंड में राज किया। इस दौरान उसने झारखंड को लूटकर खोखला बना दिया। अगर शुरू से झामुमो की सरकार रहती तो झारखंड का नज़ारा दूसरा होता, लेकिन आज झारखंड की जनता ने उनके कंधे को इतना मजबूत बना दिया है कि राज्य की 3.25 करोड़ जनता के हर सुख दुख में उनके साथ चल रहे हैं। झामुमो में खाकर मोटे हो गए, हल जोत रहे हैं भाजपा का। मुख्यमंत्री सोरेन ने भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन पर तंज कसते हुए कहा कि झामुमो में खा पीकर मोटे हो गए, जब काम करने का समय आया तो हल भाजपा का जोत रहे हैं। ऐसे धोखेबाज प्रत्याशी से आप लोगों को बचकर रहना है। उन्होंने कहा, दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर कई सपने देखे थे। उनके कारण ही मूसाबनी में इंजीनियरिंग कॉलेज, जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने की स्वीकृति यहां दी गई थी। दुर्भाग्यवश आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अधूरे सपने को आपके आशीर्वाद से सोमेश सोरेन पूरा करेंगे। जो काम बचेगा उसके लिए तो वे हैं ही। उन्होंने पिछले चुनाव में बहन बेटियों से मैया सम्मान योजना के तहत जो 2500 रुपए हर माह देने का वादा किया था, उसे पूरा किया। बुजुर्गों के लिए सहारा बने हेमंत। बिरुआ राजस्व एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि राज्य के बुजुर्गों के लिए हेमंत सोरेन एक सहारा बनकर आए। सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दिया, मैया के लिए सम्मान राशि दी, गरीबों के लिए 200 यूनिट तक बिजली फ्री की। वहीं भाजपा ने झारखंड को अपने कार्यकाल में चारागाह बना दिया था। अब झामुमो का शासन आने पर राज्य को विकास की पटरी पर लाया गया है। इस बार ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखे जाएंगे प्रश्न, विद्यालयों को मिलेंगे मुद्रित प्रश्न पत्र। राज्य के सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों, अल्पसंख्यक सहित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों तथा मॉडल विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा 16 से 18 दिसंबर तक आयोजित होगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT ने इस परीक्षा के आयोजन की तिथि तय कर दी है। साथ ही इसके आयोजन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को भेज दिया है। इस बार परीक्षा में प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखे जाएंगे। सभी विद्यालयों को मुद्रित प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराए जाएंगे। जारी दिशा निर्देश के अनुसार कक्षा 3 से 5 के सभी विषयों की परीक्षा 60-60 अंकों की होगी। हालांकि गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान विषय में 50-50 अंकों की परीक्षा होगी, जबकि 10 अंक प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न पत्र JCERT द्वारा तैयार कर ऑनलाइन भेजे जाएंगे। जिला स्तर पर प्रश्न पत्र से उत्तर पुस्तिका का मुद्रण किया जाएगा। इसके लिए प्रति विद्यार्थी 18 रुपए विभिन्न जिलों को मिलेंगे। सभी विद्यालयों को प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका परीक्षा के 5 दिन पूर्व गोपनीय ढंग से उपलब्ध कराए जाएंगे। इस परीक्षा के लिए जिला शिक्षा अधीक्षकों को जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। इस परीक्षा के प्रश्नों पत्रों का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में किया जाएगा। सभी विद्यालयों को 5 जनवरी के तक परिणाम जारी करना होगा। विद्यालयों में बच्चों को रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 16 से 18 दिसंबर तक 2-2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा पूर्वाह्न 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 12:30 से अपराह्न 3 बजे तक होगी। पहली पाली की परीक्षा के बाद बच्चों को मध्याह्न भोजन भी दिया जाएगा। पलामू डीसी ने वन स्टॉप सेंटर सखी का किया औचक निरीक्षण।
प्रचार प्रसार पर जोर। पलामू डीसी समीरा एस व डीडीसी जावेद हुसैन ने शुक्रवार को मेदिनीनगर शहर स्थित वन स्टॉप सेंटर सखी का औचक निरीक्षण किया। दोनों पदाधिकारियों ने सेंटर के रखरखाव, उपस्थिति पंजी, आश्रित बालिकाओं की स्थिति, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधा, भोजन व पेयजल की गुणवत्ता सहित अन्य बिंदुओं पर जायजा लिया। डीसी ने डीईओ को निर्देश दिया कि सेंटर में रह रही बालिकाओं का नामांकन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कराया जाए ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके। उन्होंने वन स्टॉप सेंटर के अधिकाधिक प्रचार प्रसार पर जोर दिया ताकि अधिक से अधिक पीड़ित महिलाएं यहां की सुविधाओं का लाभ ले सकें। सेंटर के प्रशासक ने बताया कि सखी वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को न्याय दिलाने के साथ रिश्तों को भी बचा रहा है। पिछले 7 वर्षों में यहां 460 मामलों का निष्पादन किया गया है, जिनमें घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, साइबर क्राइम, यौन शोषण, बाल विवाह व डायन बिसाही जैसे प्रकरण शामिल हैं। यहां मामलों का नियमित फॉलोअप भी किया जाता है। सेंटर जरूरतमंद महिलाओं के कानूनी सहायता व परिवारों को टूटने से बचाने का भी प्रयास कर रहा है। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर प्राप्त शिकायतों में से 90 से अधिक का निष्पादन किया जा चुका है। इस मौके पर सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक नीरज कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान और सीडब्ल्यूसी के सदस्य उपस्थित रहे। कृषि मंत्री ने बांटे ग्रामीणों के बीच मुआवजा राशि का चेक। जंगलों को बचाना मानव का परम कर्तव्य है। जंगल पर्यावरण का मूल आधार है। जल, जंगल और जमीन का अन्योन्याश्रय संबंध है। जंगलों से ही हमें प्राणवायु मिलती है। जंगलों के बिना मानव जीवन की कल्पना व्यर्थ है। उक्त बातें राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने वन प्रमंडल के तत्वावधान में शुक्रवार को वनरोपण प्रक्षेत्र बेढ़ो के प्रांगण में आयोजित जंगली जानवरों से हुए फसल व मकान क्षति का मुआवजा वितरण सह पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कहीं। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया। मंत्री ने बेढ़ो, इटकी व लापुंग प्रखंड के गांवों में जंगली हाथियों द्वारा क्षतिग्रस्त फसल व मकान की 269 ग्रामीणों के बीच 21,12,860 रुपए के मुआवजा का चेक लाभुकों के बीच वितरण किया। उन्होंने वन समिति के अध्यक्षों के बीच हाथी प्रभावित क्षेत्रों में पटाखा व टॉर्च का वितरण किया। वहीं वन प्रमंडल पदाधिकारी श्रीकांत वर्मा ने कहा कि जंगली पशुओं से होने वाले फसल, घर, जानमाल व पशु के नुकसान का क्षतिपूर्ति का भुगतान राज्य के 25वां स्थापना दिवस के पूर्व करने की बात कही। संचालन नगरीय प्रभारी वनपाल राहुल महली ने किया। झारखंड में शुरू हुआ आईसीटी चैंपियनशिप, बेटियां डिजिटल रेस में आगे। झारखंड में पहली बार आईसीटी चैंपियनशिप ई शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के 2444 स्कूलों के 17,367 विद्यार्थी इस प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों की डिजिटल दक्षता को बढ़ाना है। विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता सितंबर में पूरी हो चुकी है, जबकि प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता 8 नवंबर 2025 तक आयोजित की जा रही है। इसमें 9,649 छात्राएं और 7,718 छात्र भाग ले रहे हैं, यानी डिजिटल चैंपियन बनने की दौड़ में बेटियां आगे हैं। सबसे ज्यादा भागीदारी गिरिडीह जिले से है, जहां 190 स्कूलों के 1,476 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। प्रखंड स्तरीय विजेताओं को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। साथ ही उन्हें पुरस्कार, मेडल और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऐप से 3 करोड़ 75 लाख की ठगी का खुलासा। पश्चिम बंगाल से साइबर अपराधी गिरफ्तार। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा राज्य के बाहर बैठकर झारखंड में ठगी करने वाले साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में रांची के एक व्यक्ति से 3 करोड़ 75 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच ने नामी वित्तीय संस्थाओं के नाम पर नकली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ऐप बनाकर एक व्यक्ति से 3 करोड़ लाख की ठगी करने वाले साइबर ठग दीप मजुमदार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर से गिरफ्तार किया है। कांड में वादी को नामी वित्तीय संस्थाओं के नाम पर नकली इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ऐप जैसे TYSHNI के माध्यम से दिए गए फर्जी ट्रेडिंग फाइनेंस के माध्यम से ठगी की गई थी। पीड़ित को एक व्हाट्सएप ग्रुप FYRA सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड में जोड़ा गया, जहां आकर्षक ट्रेडिंग ऑफर भेजे जा रहे थे। बाद में पीड़ित को एक फर्जी ऐप FIRES डाउनलोड करने को कहा गया, जिसमें नकली मुनाफा दिखाया गया ताकि विश्वास जमाया जा सके। इसके झांसे में आकर पीड़ित ने विभिन्न बैंक खातों में लगभग 3 करोड़ 75 लाख रुपए हस्तांतरित कर दी। हजारीबाग में समाज कल्याण योजनाओं की धीमी प्रगति पर डीसी नाराज, स्पष्टीकरण मांगा।
समाहरणालय सभागार में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का आधार वेरिफिकेशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, कुपोषित बच्चों की संख्या, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना व मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि जिन प्रखंडों में योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को लक्ष्य समय पर पूरा करने और योजनाओं की रफ्तार तेज करने का निर्देश दिया। साथ ही एमटीसी में खाली बेड और अन्य योजनाओं में सुस्ती पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के संदर्भ में उपायुक्त ने कहा कि योग्य लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने समर अभियान के तहत डेटा अपलोड करने और कार्यों की निरंतर निगरानी का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों से कहा कि वे अपने क्षेत्र का नियमित भ्रमण करें और प्रखंड स्तर पर चल रही योजनाओं का निरीक्षण कर समस्याओं का समाधान करें ताकि प्रगति में सुधार हो। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी शिप्रा सिन्हा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी के घर पर किया था बम से हमला, 2 अपराधी गिरफ्तार। राजधानी रांची के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में एक कारोबारी से रंगदारी मांगने और रंगदारी नहीं देने पर घर पर बम से हमला करने वाले 2 आरोपियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से बम बनाने की सामग्री भी बरामद की गई है। रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के बकरी गांव के रहने वाले कारोबारी ने पुलिस को आवेदन देकर बताया था कि एक अज्ञात फोन नंबर से कॉल कर कुछ लोग उनसे 20 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। रंगदारी नहीं देने पर उनके घर पर बम से हमला किया गया और दोबारा कॉल कर जान से मारने की धमकी दी गई। कारोबारी का आवेदन प्राप्त होते ही पुलिस ने पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए खलाड़ी डीएसपी के नेतृत्व में तुरंत एसआईटी गठित की गई। इसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाकर टेक्निकल सेल की मदद से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच के दौरान पुलिस की टीम को यह सूचना मिली कि रंगदारी मांगने वाले अपराधी कारोबारी से रंगदारी लेने के लिए ठाकुरगांव पिठोरिया सड़क पर आने वाले हैं। इसके बाद पुलिस की टीम के द्वारा गोपनीय तरीके से क्षेत्र की घेराबंदी कर रंगदारी लेने के क्रम में ही 2 अपराधी अब्दुल रहीम और मुजीब अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से रंगदारी में इस्तेमाल मोबाइल फोन, बाइक, बम बनाने के डिब्बे, बारूद और अन्य सामग्री बरामद की गई है। इस मामले में फिलहाल 4 अन्य फरार अपराधियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। इस कार्रवाई में खलारी डीएसपी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस का कहना है कि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।